हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथ ही साथ आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोगों का जो बीपीएससी टीआरई और के जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई है। मई में संभवतः आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे। उसी क्रम में मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जिसको आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। साथ ही साथ अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस करा था, कल का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा था। आई होप सो आप लोग ने जवाब दिया होगा। अगर नहीं तो आज हम यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला एक फ्रेज है जो दिया गया था आर विर्चो के द्वारा। आर विर्चो एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही इस फ्रेज को 1855 में दिया था कि जो एक कोशिका होती है, उसका निर्माण जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से ही मिलकर होता है, ठीक है। इसी को ओमनी सेलुला ई सेलुला नाम दिया गया आर विर्चो के द्वारा 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उपस्थित पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है? यानी कि यहाँ पे भी वही पूछा है कि वो कोशिका, जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, जिसको एक फ्रेज में कहा गया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये किसके द्वारा कहा गया? तो रुडोल्फ विर्चो या आर विर्चो के द्वारा ये शब्द दिया गया था। ये क्वेश्चन देखिए आपका आरपीएससी पीजीटी बायोलॉजी, आरपीएससी पीजीटी 2016, 15 और साथ ही साथ 2022 तीनों में ही पूछा गया। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करें कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन केंद्रक की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1838 में केंद्रक की खोज की थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। स्लैडन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था 1839 में, ठीक है, स्लाइडन और स्वान ने। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से आपसे या तो ये पूछ लेगा कि रुडोल्फ विर्चो ने कौन सा फ्रेज दिया, तो ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया। यानी कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की 1665 ईस्वी में, ठीक है। सबसे पहले कोशिका की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगर आपसे पूछा केंद्रक की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। वहीं पे स्लैडन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिकावाद दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले यूकैरियोटिक थे, यानी कि फर्स्ट यूकैरियंस वेर मोनेरंस थे, प्रोटिस्टन थे, या प्रोटोजोअन्स थे, या साइनोबैक्टीरियन थे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पहले यूकैरियोटिक थे वो प्रोटियंस के अंतर्गत आने वाले जीव थे। इसमें सभी एक कोश के यूकैरियोटिक जीव रखे जाते थे। कैसे रखे जाते थे? एक कोश के यूकैरियोटिक जीव रखे जाते थे। इसमें पूर्ण अविकसित केंद्रक पाया जाता था। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी या स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते थे। जो प्रोटियंस के अंतर्गत आते थे ये यूकैरियोटिक तो होते थे, लेकिन ये एक कोश के होते थे। इसमें सिंगल सेल पाया जाता था। इन्हें प्रोटियंस के अंतर्गत रखा जाता था। एक सिंगल सेल के साथ साथ ये कैसे होते थे? फ्री लिविंग होते थे, पैरासाइट होते थे और ऑटोट्रॉफिक भी होते थे, ठीक है। इसमें से किसी भी टाइप के ये हो सकते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन होते थे, जंपिंग जीन होते हैं, यानी कि जंपिंग जीन जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरियोफेज ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट बोथ, दोनों में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो जंपिंग जीन होते हैं वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में ही मौजूद होते हैं। जंपिंग जीन, ठीक है, जंपिंग जीन इन्हें कहा जाता है। इसकी खोज जो था वो बारबरा मैंटिलॉक ने किया था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो जंपिंग जीन की खोज एक साइंटिस्ट थे, बारबरा मैक्लीटॉन्क ने 1940 में जंपिंग जीन की खोज की थी, ठीक है। किसने की थी? बारबरा मैक्लीटॉन्क ने। कब की थी? 1940 में जंपिंग जीन की खोज की थी। तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल में कमी होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, किस चीज़ की कमी होती है? न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या ऑल ऑफ एबव।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ये तीनों ही नहीं पाई जाती हैं, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है, ना तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, यानी कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, उसमें झिल्ली भी नहीं पाई जाती, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक प्रणाली में शामिल हैं। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन क्या है? डीएनए और हिस्टोन दोनों, डीएनए लेकिन हिस्टोन नहीं, हिस्टोन लेकिन डीएनए नहीं, कोई डीएनए नहीं कोई हिस्टोन नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें डीएनए मौजूद होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके पहले की वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखिए, जो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें डीएनए तो मौजूद होता है लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। द मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेल इज, वो कौन सा अणु है, वो क्या है जो किसी भी कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि वो जल है, वाटर। वाटर एक ऐसा अणु है जो कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या कहें हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाली चीज़ है वो है अणु। अब बात करें कोशिका में अणु कितना पाया जाता है, तो एक जो सेल होता है उसमें 67 से 70% जो होता है उसमें केवल जल ही जल होता है, बाकी 15%, लगभग 15% में आपको प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ कुछ अकार्बनिक आयंस, कार्बनिक आयंस भी देखने को मिल जाएंगे 15% में। बाकी आपको 70 से 75% केवल जल देखने को मिलता है हमारे सेल्स में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला है वो है जल, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं? यानी कि आपसे पूछा है जो कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दी थी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसका अपवाद है, उसका एक्सेप्शन है? बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, वायरस है, या प्रोटोजोआ है? तो आप सभी को पता है जो वायरस होता है इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, और यही कोशिका सिद्धांत का वायरस अपवाद है। ठीक है, वायरस क्यों? क्योंकि ये जब लिविंग मतलब किसी वस्तु किसी लिविंग चीज़ पे होता है तो ये लिविंग हो जाता है, लिविंग जैसा रिएक्ट करता है, और अगर ये शरीर से बाहर होता है तो ये डेथ, मृत्यु जैसा रिएक्ट करता है, और ये अगर ये किसी शरीर में प्रवेश कर जाता है, किसी लिविंग चीज़ पे प्रवेश कर जाता है तो वो लिविंग जैसा रिएक्ट करने लगता है, एक्टिविटी करने लगता है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है वायरस को, और इसे ही कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने, स्लाइडन ने 1838 में तथा स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। इन दोनों का सिद्धांत वो अलग अलग थ्योरी थी, इनकी कंबाइंड थ्योरी नहीं थी, लेकिन हम याद करने के पर्पज से स्लाइडन और स्वान दोनों ने ही कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन दोनों का जो सिद्धांत था वो अलग अलग था। ठीक है, एक ही में नहीं दिया हुआ था। इन्होंने, स्लाइडन ने 1838 में दिया था और स्वान ने 1839 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या, इनके जो सिद्धांत है उसका जो अपवाद है वो वायरस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्लाइडन और स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत की स्थापना की, सेल थ्योरी दिया, किसने? स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत, जो स्लाइडन है ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के जीव वैज्ञानिक हैं। स्लाइडन ये वनस्पति शास्त्री है यानी कि बॉटनिस्ट है, और जो स्वान है ये जंतु वैज्ञानिक है। ठीक है, स्वान जो है ये जंतु वैज्ञानिक है, दोनों ने ही अपना अपना कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडन ने वनस्पति पे दिया था, प्लांट में दिया था, और स्वान ने एनिमल्स पे दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1838 और 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अभी हम लोगों ने देखा स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया? स्लाइडन व स्वान, स्वामरडैम ने, रुडोल्फ बिर्चो ने, या फिर लुईवेन हॉक ने? इसका सही जवाब हो जाएगा रुडोल्फ बिर्चो, ऑप्शन सी, रुडोल्फ बिर्चो, जिन्होंने ये कहा था कि जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ओमनी सेलुला ई सेलुला की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया था। ठीक है, स्लाइडन और स्वान की जो परिकल्पना है, जो हाइपोथेसिस था, उसको संशोधित किया था और इसको अंतिम स्वरूप दिया था रुडोल्फ बिर्चो ने, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक इन। प्रोकैरियोटिक किस तरह से यूकैरियोटिक से डिफरेंट है, भिन्न है, अलग है? प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो यूकैरियोटिक से किस तरह से अलग है? केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण, गुणसूत्र होने के कारण, या फिर 9+2 फाइब्रस स्ट्रक्चर होने के कारण, या फिर डीएनए प्रोटीन एसोसिएट होने के कारण? तो इसका जो सही जवाब है
केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली आप सभी को पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। यही जो विशेषता है ये इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न बनाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जीव के केंद्रक समकक्ष और प्रोकैरियंस या न्यूक्लियोइड्स के रूप में जाना जाता है। इससे मतलब यहाँ पे पूछा है, न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियंस और न्यूक्लियोइड एट इट। क्या है वो? एक सच्चा गुणसूत्र है, एक उचित केंद्रक झिल्ली है, नियमित माइटोसिस से विभाजित नहीं है, या कभी कभी न्यूक्लियस होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 32 का सही जवाब क्या है? 32 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैज अ ट्रू क्रोमोसोम। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपक्व मानव इरिथ्रोसाइट में विशिष्ट पहचान होती है। मतलब यहाँ पे पूछा है, एक ह्यूमन का जो इरिथ्रोसाइट है, जो आरबीसी है, उसकी विशिष्ट पहचान क्या है, उसकी स्पेशल कैरेक्टर क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, नाइदर प्रोकैरियोटिक या नॉर यूकैरियोटिक। मतलब कि क्या वो एक यूकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों हैं, या फिर ना तो वो यूकैरियोटिक है और ना ही प्रोकैरियोटिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ह्यूमन का आरबीसी है, जो इरिथ्रोसाइट है, वो ना तो यूकैरियोटिक है और ना ही प्रोकैरियोटिक है। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी है, जो प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें नेकेड डीएनए पाया जाता है और वो एक कोशिका होता है। जबकि बात करें इरिथ्रोसाइट की तो इसमें बहुकोशिका होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक से डिफर हो जाता है। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें केंद्रक होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये यूकैरियोटिक की भी विशेषता नहीं शो करता है। प्रोकैरियोटिक की विशेषता क्या है कि उसमें नेकेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है, और वो एक कोशिकीय होता है। जबकि इरिथ्रोसाइट या आरबीसी जो होता है ये बहुकोशिकीय होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक से हट जाता है। प्रोकैरियोटिक भी नहीं है। और ये यूकैरियोटिक क्यों नहीं है? क्योंकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमारे आरबीसी में, इरिथ्रोसाइट में केंद्रक देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक भी नहीं है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय। किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? क्या वो सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, या मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन है? किसके द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग किए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये 2 स्तरीय झिल्ली यानी कि 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमाफिन कोशिकाओं में डोपामिन का रूपांतरण एपिनेफ्रिन के लिए होता है, नॉरएपिनेफ्रिन के लिए होता है। मतलब जो क्रोमाफिन सेल होती हैं उसमें डोपामिन का रूपांतरण यानी कि जो डोपामिन का कन्वर्शन होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन के लिए होता है। क्यों होता है? प्लाज्मा कहाँ पे होता है? प्लाज्मा झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत, या फिर सिक्रेशन ग्रेन्यूल्स के द्वारा, या फिर माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली में। किसमें होता है? प्लाज्मा झिल्ली में। क्रोमाफिन कोशिका में डोपामिन का जो नॉरएपिनेफ्रिन में बदलाव होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा झिल्ली में होता है। ठीक है, किसमें होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक पुटका में ले जाया जाता है, जहां इसे न्यूरॉन्स द्वारा नॉरएफामिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। कैसे परिवर्तित किया जाता है? डोपामिन को एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक पुटका में ले जाया जाता है, जहाँ पे इसमें न्यूरॉन्स के द्वारा, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है उसके द्वारा इसे नॉरएपिनेफ्रिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक, कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? केंद्रक तथा केंद्रक की अनुपस्थिति, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर की अनुपस्थिति। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कोशिकांग की अनुपस्थिति, तो ये भी आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं, ये भी सही है। आनुवांशिक पदार्थों की अनुपस्थिति, यही गलत हो जाएगा आपका। और यहाँ पे पूछा कौन सा लक्षण नहीं है, यही नहीं होगा, क्योंकि जो
आप बात करें प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल की, किसी भी सेल की, तो सब में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर अनुवांशिक पदार्थ नहीं प्रेजेंट हो गए, जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट हो गए, तो वो अपना विकास कैसे करेंगे, अपना डेवलप कैसे करेंगे, जो उनका अनुवांशिक लक्षण है उसको नेक्स्ट पीढ़ी तक पहुँचाएंगे कैसे। तो ये दोनों में ही मौजूद होता है। बस इतना अंतर होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए तो होता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक। ऑक्सीलेटोरिया, टीएमबी, खमीर या यूकोलाई। तो आपको बता दें, जो आपको यहाँ पे टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस दिया हुआ है, टीएमबी, ये तो ना तो आपका यूकैरियोटिक है और ना ही प्रोकैरियोटिक है। आपका जो टीएमबी है, हमने पहले ही बताया था, वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। यही कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। और यही प्रोकैरियोटिक, ना तो प्रोकैरियोटिक का लक्षण शो करता है और ना ही यूकैरियोटिक का। ठीक है, ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होती है। निर्जीव पदार्थ में जब ये रहता है तो निर्जीव की भांति पड़ा रहता है, निर्जीव की तरह लक्षण शो करता है। और जब सजीव कोशिका के संपर्क में आ जाता है तो ये रोग उत्पन्न करने लगता है, अपना पोषण प्राप्त करने लगता है, यानी कि सजीव की भांति लक्षण शो करने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टीएमबी। कोई भी वायरस हो, चाहे जो वायरस हो, वो ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक, क्योंकि वायरस को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर्गत नहीं रखा गया। ठीक है। टीएमबी क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म या आहार। तो जीवन का जो भौतिक आधार होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। यह बात किसने कही थी? तो हैक्सले नाम के एक वैज्ञानिक थे, हैक्सले। इन्होंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। वहीं आपसे पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी या प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और प्रोटोप्लाज्म की जो खोज, जो प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? तो ये हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। किसने कहा था? हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। और इसकी खोज जो थी, इसको जो शब्द दिया था प्रोटोप्लाज्म, वो किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक अम्ल या राइबोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है? इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।